नमस्कार, मैं अरुण सिंह। आज की चर्चा जिसका विषय भारतीय परिवार व्यवस्था मानवता के लिए अनुपम देन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में सबसे पहले हम अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के प्रस्ताव भारतीय परिवार व्यवस्था मानवता के लिए अनुपम देन का वाचन सुनेंगे। नमस्ते। संघ की 2019 ग्वालियर में हुई प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्ताव का मैं वाचन करने जा रही हूँ। भारतीय परिवार व्यवस्था मानवता के लिए अनुपम देन। परिवार व्यवस्था हमारे समाज का मानवता को दिया हुआ अनमोल योगदान है। अपनी विशेषताओं के कारण हिंदू परिवार व्यक्ति को राष्ट्र से जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम तक ले जाने वाली यात्रा की आधारभूत इकाई है। परिवार व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था के साथ साथ नई पीढ़ी के संस्कार निर्मिति एवं गुण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। हिंदू समाज के अमरत्व का मुख्य कारण इसका बहुकेंद्रित होना है एवं परिवार व्यवस्था इनमें से एक सशक्त तथा महत्वपूर्ण केंद्र है। आज हमारी परिवार रूपी यह मंगलमय सांस्कृतिक धरोहर बिखरती हुई दिखाई दे रही है। भोगवादी मनोवृत्ति एवं आत्म केंद्रिता का बढ़ता प्रभाव इस पारिवारिक विखंडन के प्रमुख कारण है। आज हमारे संयुक्त परिवार एकल परिवारों में परिवर्तित होने लगे हैं। भौतिकतावादी चिंतन के कारण समाज में आत्म केंद्रित व कटुतापूर्ण व्यवहार, असीमित भोग वृत्ति व लालच, मानसिक तनाव, संबंध विच्छेद आदि बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। छोटी आयु में बच्चों को छात्रावास में रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिवार के भावनात्मक संरक्षण के अभाव में नई पीढ़ी में एकाकीपन भी बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप नशाखोरी, हिंसा, जघन्य अपराध तथा आत्महत्याएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच रही हैं। समाज की सामाजिक सुरक्षा के अभाव में वृद्धाश्रमों की सतत वृद्धि चिंताजनक है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का यह स्पष्ट मत है कि अपनी परिवार व्यवस्था को जीवन तथा संस्कारक्षम बनाए रखने हेतु आज व्यापक एवं महती प्रयासों की आवश्यकता है। हम अपने दैनंदिन व्यवहार व आचरण से यह सुनिश्चित करें कि हमारा परिवार जीवन मूल्यों को पुष्ट करने वाला, संस्कारित व परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने वाला हो। सपरिवार सामूहिक भोजन, भजन, उत्सवों का आयोजन व तीर्थाटन, मातृभाषा का उपयोग, स्वदेशी का आग्रह, पारिवारिक व सामाजिक परंपराओं के संवर्धन व संरक्षण से परिवार सुखी व आनंदित होंगे। परिवार व समाज परस्पर पूरक हैं। समाज के प्रति दायित्व बोध निर्माण करने के लिए सामाजिक, धार्मिक व शैक्षणिक कार्यों हेतु दान देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के यथासंभव सहयोग के लिए तत्पर रहना हमारे परिवार का स्वभाव बने। हमारी परिवार व्यवस्था की धुरी माँ होती है। मातृशक्ति का सम्मान करने का स्वभाव परिवार के प्रत्येक सदस्य में आना चाहिए। सामूहिक निर्णय हमारे परिवार की परंपरा बननी चाहिए। परिवार के सदस्यों में अधिकार की जगह कर्तव्यों पर चर्चा होनी चाहिए। प्रत्येक के कर्तव्य पालन में ही दूसरे के अधिकार निहित हैं। कालक्रम से अपने समाज में कुछ विकृतियां व जड़ताएं समाविष्ट हो गई हैं। दहेज, छुआछूत व ऊंच नीच, बढ़ते दिखावे व अनावश्यक व्यय, अंधविश्वास आदि दोष हमारे समाज के सर्वांगीण विकास की गति में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा संपूर्ण समाज से यह अनुरोध करती है कि अपने परिवार से प्रारंभ कर इन कुरीतियों व दोषों को जड़ मूल से समाप्त कर एक संस्कारित एवं समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करे। समाज निर्माण की दिशा में पूज्य साधु संतों एवं धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैचारिक संस्थाओं की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रतिनिधि सभा इन सबसे भी अनुरोध करती है कि वे परिस्थिति की गंभीरता को समझकर परिवार संस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। प्रसार के विभिन्न माध्यम समाज को संस्कारित करने का एक प्रभावी साधन हो सकते हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न विधाओं के महानुभावों से भी यह सभा निवेदन करती है कि वे सकारात्मक संदेश देने वाली फिल्मों व विविध कार्यक्रमों का निर्माण कर परिवार व्यवस्था की जड़ों को मजबूत करते हुए नई पीढ़ी को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने में योगदान करे। प्रतिनिधि सभा सभी सरकारों से भी अनुरोध करती है कि वे शिक्षा नीति बनाने से लेकर परिवार संबंधी कानूनों का निर्माण करते समय परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना रचनात्मक योगदान दें। परिस्थिति जन्य विविधताओं के कारण एकल परिवारों में रहने के लिए बाध्य हो रहे व्यक्ति भी
अपने मूल परिवार के साथ सजीव संपर्क रखते हुए निश्चित अंतराल पे कुछ समय सामूहिक रूप से अवश्य बिताएं। अपने पूर्वजों के स्थान से जुड़ाव रखना अपनी जड़ों के साथ जुड़ने के समान है। इसलिए वहां विभिन्न गतिविधियां जैसे परिवार सहित एकत्रित होना, सेवा कार्य करना आदि आयोजित करने चाहिए। बालकों में पारिवारिक एवं सामाजिक जुड़ाव निर्माण करने के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय परिवेश में रहकर ही कराई जानी चाहिए। अपने निवास क्षेत्र में सामूहिक उत्सवों एवं कार्यक्रमों के द्वारा वृहद परिवार का भाव निर्मित किया जा सकता है। बाल किशोरों के संतुलित विकास हेतु बाल गोकुलम, संस्कार वर्ग आदि कार्यक्रम करना भी उपयोगी रहेगा। त्याग, संयम, प्रेम, आत्मीयता, सहयोग व परस्पर पूरकता से युक्त जीवन ही सुखी परिवार की आधारशिला है। इन विशेषताओं से युक्त परिवार ही सभी घटकों के सुखी जीवन को सुनिश्चित करेगा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा सभी स्वयं सेवकों सहित समस्त समाज, विशेषकर युवा पीढ़ी का आह्वान करती है कि अपनी इस अनमोल परिवार व्यवस्था को अधिक से अधिक सजीव, प्राणवान, संस्कारक्षम बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अब इस चर्चा में मैं अपने बीच उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ताओं का परिचय कराता हूं। माननीय कमलेश सिंह जी, आप संघ के प्रचारक हैं। आप वर्तमान में हिंदू जागरण मंच में अखिल भारतीय सह संयोजक हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। जोधपुर में जन्मी ऐश्वर्या भाटी जी केएन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एलएलबी पास की। एलएलबी के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट थी। एनसीसी में रही भाटी जी सोलो ग्लाइड पायलट एवं शूटर भी हैं। आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी के रूप में 2 बार चुनी जा चुकी हैं। ऐश्वर्या भाटी जी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त होने वाली राजस्थान प्रदेश की पहली महिला अधिवक्ता हैं। ऐश्वर्या जी ने देश के कई बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है। इसमें आर्मी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना विशेषकर उल्लेखनीय है। आप वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त हैं। आपके परिवार में सभी लोग जुडिशरी में हैं। आपके दोनों बेटे भी एलएलबी कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में टीवी चैनल पर चर्चित मुद्दों पर आपके वैचारिक और विविध ओपिनियन बहुत ही ज्ञानवर्धक होते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न पहले से ही हमारे पास आ गए हैं, इसलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति का नाम लूंगा और आप अपना प्रश्न अनम्यूट करके रख सकते हैं। सबसे पहले मैं यतेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि आप अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद भाई साहब। सबको मेरा प्रणाम। मेरा प्रश्न है, आजकल समकालीन दौर में मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी, आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। समकालीन दौर में आजकल नौकरी या व्यवसाय की या अन्य वजहों से हम अपने पैतृक नगर से दूर निवासरत जो एकल परिवार की नई पीढ़ी और युवाओं में संयुक्त परिवार की परंपरा, उन जिम्मेदारी, संस्कृति को किस प्रकार जोड़ें? सभी को प्रणाम और नमस्कार सभी को। मैं मेरे थॉट्स हैं वो आपके साथ साझा करूंगी। आपको अच्छे लगे तो जरूर बताइएगा। देखिए, ये एक बड़ी चुनौती आज के समाज के सामने है, क्योंकि जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार उस तरह नहीं रहे जिस तरह से हमने 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी या 3 पीढ़ी पहले देखे थे। और संयुक्त परिवार में सब भाई बहन साथ रहना, उनमें रिश्तों का सामंजस्य, जिम्मेवारियां, कर्तव्य, इन सब पे पूरा फोकस होना, इसका बोलबाला रहना, ये सब एक इम्पोर्टेंट ग्रोइंग अप लेसन्स थे जिससे हम हट नहीं पा रहे, क्योंकि जिसका हम बहुत ज्यादा फोकस अब नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब नौकरियां, प्रोफेशंस, लाइवलीहुड, ये सब चीजें आपको बड़े शहरों की तरफ ले जाती हैं, तो संयुक्त परिवार के साथ आप हर टाइम नहीं रह पाते। लेकिन फिर भी मैं इसका जवाब या इसमें अपने थॉट्स इस तरह से दूंगी कि कोई भी व्यवस्था को अपने समय के साथ में अगर डायनेमिक रखेंगे, उसका नए आयाम निकालेंगे, जो मूलभूत उसकी वैल्यू सिस्टम है
उसको इंटैक्ट रखते हुए अगर हम सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज क्या चाहते हैं हम कि हमारे बच्चे, हमारी अगली जनरेशन जिम्मेदारी को समझे, वैल्यू सिस्टम को समझे, रिश्तों को समझे, और रिश्तों में प्यार और एहसास और जो उसकी सारी खट्टे मीठे उसके जो अनुभव हैं उन सबको समझे। तो एक बड़ी चीज ये है कि पहले कोई कमाई के लिए जाता था तो हम जैसे अपनी नानी दादी की कहानियों में सुनते हैं कि जहाजें कमाने गया, इस तरह का राजस्थान में वर्णन यही आता है कि सो एंड सो जहाजें कमाने गया, और वो जहाजें कमाने जाता था तो वो इतने साथ समुद्र पार करके जहाजों में जाता था, तो वो जहाजें कमाने जाना ही एक एक्सप्रेशन हो गया था एटलीस्ट राजस्थान की कहानियों में। और वो महीनों, सालों, कई बार कई मतलब दशक भी बीत जाते थे जब वो कमाई करने वाला इंसान वापस आता था। तो ऐसा नहीं है कि परिवार में आज ही कमाई की जरूरत पड़ रही है या बड़े शहरों में जाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन आज एक बड़ी हमारे पास एक बड़ा साधन अवेलेबल है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कम्युनिकेशन के टूल्स का, जिससे हम एक दूसरे से टच में रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे की शक्ल देख सकते हैं, फोटोज, वीडियोज, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि खाली हम आज जैसा जो डिस्कशन आज कर रहे हैं हम सब सहभागियों के बीच में, ये डिस्कशन खाली हो। ये हमारे बच्चे नानी दादी की कहानियां भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग पे सुन सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, भाई बहन दूसरे शहरों में हो तो बात कर सकते हैं। बात यह है कि टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उस दूरी को दूरी ना बनाए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हम इन टूल्स को अगर इफेक्टिवली यूज करें तो जरूरी नहीं है कि ये दूरियां कम हो सकती है बिल्कुल इन टूल्स को यूज करके। तो आई थिंक इस तरह हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक मैं शुरुआत में ही एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा ना कि मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो जीवन है वो काफी कुछ जो हमारे वैल्यू सिस्टम का इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से चलना चाहिए। देखिए, संविधान में भी जो इंटरप्रिटेशन होता है उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उसमें एक अच्छी बात उन्होंने कही जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स आर लाइक एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तनों की तरह हैं फंडामेंटल राइट्स। एवरी जनरेशन हैज टू फिल अप दोज एम्प्टी वेसल्स विद इट्स ओन विजडम। हर मतलब जो फंडामेंटल अधिकार हैं, भौतिक अधिकार हैं, वो खाली बर्तनों की तरह हैं, और उन बर्तनों को हर पीढ़ी को अपनी समझदारी, अपनी विजडम से भरना है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे जो सटीक तरीके थे, जो बिल्कुल वो थे, वो जिनको हम आज के समय में नहीं निभा पा रहे हैं, तो हम ये समझें कि हमारे परिवार व्यवस्था का विघटन हो जाएगा इससे। नहीं, जैसे समय बदल रहा है तो नई चुनौती आ रही है, तो नए सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। तो हम खाली अगर नई चुनौतियों पे ध्यान ना दें और नए सॉल्यूशंस का भी ध्यान करें, तो और अगर इफ देयर इज अ विल, then we find a solution. If there is no will, then we find an excuse. जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आईटी टूल्स का इस्तेमाल और जड़ों से जुड़े रहें, कितनी भी दूर रहें, परिवार से जुड़े रहें। अच्छे से मेरे को तो चीजें क्लियर हुई। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि हम भारतीय सनातन परंपरा पे जो पश्चिमी सभ्यता की नकारात्मक प्रभाव को हम किस प्रकार से नई पीढ़ी को अवगत करा सकते हैं और इसके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है? धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने कहा, नहीं ऐसी कोई बात मैंने नहीं कही कि आपको लगे कि मैंने, पर हाँ, अपन एक दूसरे से अपने थॉट्स डिस्कस करेंगे। तो इस मामले में भी मेरा विचार ऐसा है, मेरी ओपिनियन आपके सामने जो मैं रख रही हूँ वो ये है कि ये प्रॉब्लम पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अंधाधुंध तरीके से उसके पीछे जाना या उसको फॉलो करना, और उसके जो दुष्प्रभाव हैं या उसके जो देखिए, हर इंसान में ऐसे के ऐसे, हर सभ्यता में, हर देश में, हर वैल्यू सिस्टम में अच्छी चीजें भी है और बुरी चीजें भी है। अब होता यह है कि मुझे लगता है कि अब ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम्स को हम पिछले 50 साल से कम देख रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए अनूठी प्रॉब्लम नहीं है कि हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ अंधाधुंध जाते जा रहे हैं। इनफैक्ट आज दुनिया जाग गई है वापस। आज दुनिया वापस ये समझ रही है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय वैल्यू सिस्टम
का जो बहुत ही खूबसूरत एक इंद्रधनुष है, एक खजाना है, वो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। खाली कोई इकोनॉमिक पावर के कंटेक्स्ट में नहीं बात होती जहां भारत के विश्व गुरु होने की बात होती है। ये ना इकोनॉमिक पावर की होती है, ना मिलिट्री पावर की होती है, हालांकि इन पावर्स का अपना रोल है, लेकिन जहां भारत के विश्व गुरु होने की बात होती है, वहां उस बात से होती है कि भारत का जो कल्चर है, भारत का जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी सभ्यता है, जो हम हर एक की हमें हर एक जना जिसको अपने अंदर सरोवर किए हुए है, चाहे हम भारत में किसी छोटे गांव में या बड़े शहर में रह रहे हो, या हम में से कई हमारे भाई बहन अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में बड़े बड़े शहरों या छोटे छोटे गांवों में रह रहे हो, भारतीयता का जो का वैल्यू सिस्टम है, वो वैल्यू सिस्टम आज विश्व समझा है। और अब मुझे लगता है कि ये जो 50 साल पुरानी प्रॉब्लम थी कि हम अंधाधुंध वेस्टर्नाइजेशन को कॉपी कर रहे थे, वो अब बदलने लगा है। चाहे वो भोजन की बात हो कि गुणवत्ता वाला खाना, आप देखेंगे कि आज एक पूरा मूवमेंट चल पड़ा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में टिन्ड और पैकेट्स में से निकल के जो खाना बन जाता है, और उस खाने को पूरी तरह लाइफलेस माना जाता है, क्योंकि उस खाने में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। कैलोरीज पूरी होती हैं लेकिन न्यूट्रिशन कोई नहीं होता। और ओबेसिटी और ये हार्ट प्रॉब्लम्स और शुगर प्रॉब्लम्स, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको बुरी तरह जकड़ रही हैं। तो ऑर्डिनरी चीज, और हिंदुस्तान के जो गृहिणी की रसोई में से बना हुआ भोजन होता है, जो पौष्टिक होता है, जो बहुत ही सारे परिवार का एक तरह से खाली पेट भरने का जरिया नहीं, लेकिन सबको स्वस्थ रखने का जरिया होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। एक्सरसाइज में अब आज आप देखेंगे कि कोई भी कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, ये तो कोई बहुत फोकस्ड लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन हर आम इंसान योग की तरफ जा रहा है, योगा को अपनाना चाहता है, प्राणायाम को अपनाना चाहता है। कोरोना ने ये समझा दिया कि हाथ मिलाने से ज्यादा अच्छा प्रणाम करना और नमस्कार करना है। हमारी जो वेशभूषा है, खाली में किस तरह के हम कपड़े पहनते हैं उसकी नहीं, लेकिन जो फैब्रिक्स हमारे यहाँ यूज होते हैं, जो मशीन से निकली हुई चीजें थी, जिस 100 साल पहले जिसने दुनिया को बिल्कुल एक मशीनी युग ने पूरी तरह अपने ऊपर कर लिया था, लेकिन आज हाथ से बनी हुई चीजें, हाथ का बुनकर, उस सब चीज की इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया समझ रही है, और पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान भी समझ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें चिंता करने की जरूरत, कॉशियस रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि हर सिविलाइजेशन में अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। हमें वापस मैं भारतीय संविधान पे बार बार आ जाती हूँ, लेकिन लॉयर हूं तो भारतीय संविधान की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में दुनिया के सब संविधानों की अच्छी अच्छी व्यवस्थाओं का रस जुड़ा हुआ है। ऐसा ही हमें भी होने की कोशिश करनी चाहिए कि हर वैल्यू सिस्टम, हर सभ्यता में से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो उसमें जो उनका निचोड़ है, जो उनके हजारों सालों का निचोड़ है, उसमें से जो अच्छी चीजें हम अपना पाएं वो अपनाएं, और जो हमारे में भी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को छोड़ें और समय के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब मैं मीसा जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपना प्रश्न रखें, और मीसा जी के बाद तारा जी अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, मैं पंचकुला हरियाणा से हूँ, कि वर्तमान समय में भारत की जो परिवार व्यवस्था में संयुक्त जो परिवार व्यवस्था है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और एकल परिवार व्यवस्था का चलन बहुत ज्यादा हो रहा है। और यदि वर्तमान समय के अगर हम जैसे कोरोना काल में देखें, या किसी अन्य कारणवश, या तो कोरोना से या किसी अन्य कारणवश परिवार में यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है और बच्चा अकेला रह जाता है, तो उस बच्चे को उस परिवार में किसी व्यक्ति को सौंपा जाए, क्योंकि मैंने पूर्व में कहा है कि एकल परिवार का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, या किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में भेजा जाए, क्योंकि अगर व्यक्ति को सौंपा जाए तो क्या बच्चे की परवरिश या देखभाल है उस परिवार में सही तौर पर मानसिक और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर हो पाएगी क्या? मीसा जी, मैं आपको इसमें एक सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी चल रही है, जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली है, जो इसमें बच्चे कोविड काल में काफी बच्चे, क्योंकि काफी लोगों की डेथ हुई, तो काफी बच्चे चाइल्ड इन केयर ऑफ नीड हो गए, या फिर ऑर्फन हो गए, या फिर उनका जो अर्निंग पेरेंट है उसकी डेथ होने से, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो
आई है, विश्व के सामने ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पूरा कानून का भी जो जामा है वो यही फेवर करता है कि बच्चा जहां तक हो सके वो उस जिस सर्कमस्टेंसेस में वो यूज टू है, जो उसके परिवार की व्यवस्था है, ज्यादा से ज्यादा उसी व्यवस्था में बच्चे को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार व्यवस्था के साथ में ये प्रॉब्लम आनी चाहिए। इनफैक्ट आज हमारे घरों में कितने कम बच्चे रह गए हैं, इतने ज्यादा बुजुर्ग लोग हो गए हैं, हमारे परिवार इतने सीमित और मतलब सिमटे हुए हो गए हैं कि बच्चे तो घरों के बाहर जाने ही नहीं चाहिए। इतने अगर किसी के माँ की, बाप की, किसी के माँ बाप दोनों की, या जो केयर टेकर हैं, अगर परिवार में बच्चे का उनकी डेथ हो जाए तो मासी है, मामा है, बुआ है, चाचा है, दादी है, नानी है, इतने खूबसूरत रिश्तों का ताना बाना होने के बाद में हमको क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है हम क्या करते हैं, उन बच्चों को हम ऐसे देखते हैं, अगर बच्चों को जरूरत होती है तो हम नजरिए का फर्क है। अगर हम उनको ये समझेंगे कि ये लायबिलिटी है, इसका हमें ध्यान रखना है, ये इसकी परवरिश हमें करनी है, तो फिर हम गलत दिशा में सोच रहे हैं। अगर हम ये समझेंगे कि ये बच्चा हमारे परिवार का एसेट है, कल को इस बच्चे को अच्छी परवरिश मिली, अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छा वैल्यू सिस्टम मिला, तो ये बच्चा परिवार के लिए एक एसेट होगा, समाज के लिए एसेट होगा, देश के लिए एसेट होगा। तो अगर हम एसेट समझ के उस बच्चे की परवरिश करेंगे तो हम और ये जो आपने चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज की भी बात करी निशा जी, ये भी ऐसा नहीं कि चाइल्ड वेलफेयर होम्स में रखना चाहते हैं, ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के थ्रू जो चाइल्ड केयर होम्स में बच्चों को रखना। अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करी जाती है कि बच्चे रिहैबिलिटेट हो जाएं, उसी परिवार में हो तो सबसे अच्छा, अगर ना हो पाए उस परिवार में तो उस तरह के परिवार में, उस तरह के सामाजिक परिपेक्ष के किसी दूसरे परिवार में, फॉस्टर फैमिली में रह जाएं। पर ये देखिए, ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने आज ये प्रॉब्लम एक बड़े रूप में आज कोविड की वजह से आ रही है, पर ये एक सीरियस प्रॉब्लम है दुनिया के डेवलप्ड नेशंस में। इसलिए हमारे को ये हमारी परिवार व्यवस्था को आज और ज्यादा सक्षम होने की जरूरत है, और ज्यादा साथ खड़े होने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि इन बच्चों के साथ आज खड़े होंगे तो ये बच्चे हमारा कल सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इसमें ये है कि हमें उन परिवारों की मॉनिटरिंग प्रॉपर रखनी चाहिए कि बच्चे की साइकोलॉजिकली और मनोवैज्ञानिक स्तर पर उसका विकास कहीं बाधित तो नहीं हो रहा। तो बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। ईसा जी, एक चीज और बताऊंगी आपको, पीएम हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक स्कीम निकाली है पीएम केयर्स बच्चों के लिए, और वो पूरी स्कीम में उन्होंने बच्चा जब तक 23 वर्ष का नहीं हो जाता, जो भी बच्चा कोविड से जिसके पेरेंट्स या तो दोनों चले गए हैं या अर्निंग पेरेंट चले गए हैं, वो बच्चा ऑर्फन हो गया है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई, यूनिफॉर्म, किताबें, सरकारी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल्स में सारी अरेंजमेंट। और अभी तक क्या होता था कि 18 वर्ष के बाद में बच्चा को बालिग मान के छोड़ दिया जाता था कि अब वो अपने पैरों पे खड़े हो। ये जो स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकाली है कोविड काल में, जो बच्चे हुए हैं ऑर्फन, उनके लिए ये स्कीम 23 वर्ष तक के लिए जाती है। 18 साल में जो बच्चा बालिग हो जाता है उसके बाद भी उसकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एजुकेशन को भी पे करती है, और 23 वर्ष का होने के बाद में उसको एक फिक्स्ड अमाउंट उसके हाथ में मिलता है जिससे वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ सके। उसको एजुकेशन लोन्स, हायर एजुकेशन के लिए जिनका इंटरेस्ट वगैरह जब तक वो कमाई ना शुरू करे तब तक भी उसी फंड में से देने का प्रावधान है। तो बहुत अच्छी स्कीम बनी है, लेकिन परिवारों को खड़े फाइनेंसेस की डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, इनको यूज करने की जरूरत है, लेकिन परिवार में जो एक वैल्यू सिस्टम है वो बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। अगला प्रश्न तारा जी, आप अनम्यूट करके पूछिए। आप सभी को प्रणाम। मैं तारा शाहदेव, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग कोच एवं जूरी, मैं रांची की रहने वाली हूँ। आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम कुछ प्रश्न मैम से पूछ सकते हैं, और हम सभी आज परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इस विषय पे बात करना चाहूंगी। शायद हम सबके ध्यान में होगा कि आज हमारे जो बहुत बड़ी टॉपिक चल रही है देश में, वो है लव जिहाद टॉपिक। आज 2014 में मैं खुद उसकी शिकार हुई, और जहां तक है कि मैं बस ये पूछना चाहूंगी मतलब मैम से, क्योंकि मैम लीगली हमें बता सकते हैं। हम जैसा बात कर रहे हैं कि हम अपने परिवार को कैसे मजबूती
से मतलब पाल पोस सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, तो उनकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान देना होगा। और जैसा कि मैंने कई बार जैसे ट्रैवल किया है, कई परिवार से मिलना हुआ है संगठन के माध्यम से, अपने स्पोर्ट्स के माध्यम से, तो बहुत बार मैम ऐसा देखने को मिला है कि इस टॉपिक पे, ये जो एक टॉपिक है लव जिहाद, इस पे कोई अपने घर पे चर्चा नहीं करना चाहता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर वालों को भी नहीं पता है कि ये है क्या? मतलब मेरे साथ जब हुआ था, तो मतलब मुझे ये नहीं पता था, और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अगर हमें या हमारी फैमिली में कोई इस विषय पे कभी चर्चा करता कि ऐसी चीज़ें भी हमारे आस-पास हो रही है, जिससे हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, तो हो सकता था कि जो हुआ वो नहीं होता। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आज जब हम बात करते हैं, मैं काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में हम देख रहे हैं, जैसे कई न्यूज़ चैनल्स आज के डेट में दिखा रहे हैं विद प्रूफ। जब केस आया था, ऐश्वर्या मैम तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ रही हैं और मैम ने ही सारा कुछ किया है, तो फिर हमने काफ़ी लीगली तौर पे फाइट किया। बट आज सब लोग प्रूफ के थ्रू बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है, तो हम कैसे अपने परिवार को इससे अवेयर करें, कैसे अपने सर्कल, अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों को रखें कि कोई इस बात को करने से हिचकिचाए ना और वो अपनी बात रख सके, और लोग इसे समझे कि ये सिर्फ एक मतलब किसी धर्म को परिवर्तित करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे आतंकवाद, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जैसे मैंने देखा था कैसे आतंकवादी संगठनों से इन लोगों का मिला मतलब कैसे कनेक्शन होता है, कैसे ये लोग कनेक्टेड होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी होगी। जब मेरे साथ हुआ था तो उसमें कई जज मतलब हाई पॉलिटिशियंस ऐसे लोग इंक्लूड थे। तो ये मुझे लगता है कि हमारे परिवार में इस चीज़ को लेकर खुलकर चर्चा करनी चाहिए, और मैं मैम से जानना चाहूँगी कि हम कैसे मतलब लीगली या अपने परिवार को इससे अवेयर कर सकते हैं? तारा जी, पहले तो आपको आपको सच में बहुत सारा अभिनंदन और बहुत सारा आशीर्वाद हम सब बड़ों की तरफ से। आप मुझे लगता है अभी भी शूटिंग रेंज पे ही हैं और फिट लग रही जी, हैं और अच्छा जी मैम। फोकस करके काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप लोग के आशीर्वाद से मैम आज यहाँ पर हूँ, आप लोगों के बीच, मतलब खुद को बहुत लकी फील करती हूँ मैम कि आज संगठन अब आप सबके साथ की वजह से इस लेवल तक पहुँच पाई मैम, इतना कुछ होने के बावजूद भी। नहीं तारा जी, हम आप पे गर्व करते हैं, हम आप पे गर्व करते हैं क्योंकि इतनी परेशानियों से जूझने के बाद में भी कोई जो किसी अच्छे खासे इंसान को तोड़ के रख दे, मुझे लगता है ये आपकी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जिससे आप ना केवल आप इससे टूटने तो दूर की बात है, आज आप में बिल्कुल झिझक भी नहीं है कि मैं इस बारे में बात करूं, या आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने में किसी भी तरह का आप कोई भी हिचकिचाहट नहीं फील कर रही हैं। आप अपनी स्टोरी को प्रॉपरली आप अपनी बात को बताना चाहती हैं ताकि सबके सामने आए और सबको पता चले कि और आपका कहना बिल्कुल सही है कि अवेयरनेस लाने की जरूरत है। हम इन बातों पे अगर बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनने वाली है। ये बातें हर घर में, हर परिवार में, हर बेटी के साथ होनी चाहिए और हर अपने परिवार की बेटी को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो देखिए, ये आपके और मेरे करने की बात नहीं है। तारा के केस में तो बिल्कुल एक उसकी जो शुरुआत हुई थी वो अलग तरीके से हुई थी और एक फॉर्मल रिलेशनशिप और एक अरेंज्ड मैरिज की तरह हुई थी। पर आजकल जो हम देखने पे आ रहे हैं वो एडोलेसेंट उम्र की जो बच्चियां हैं उनको फंसा लेते हैं ये लड़के, और कुछ और नाम से, कुछ और तरीके से। और इसका पूरा जो ये तारा जी ने बात करी, ये पूरा एक सिनिस्टर डिजाइन होती है, इसका पूरा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड मशीनरी होती है, और इसका मेन फोकस टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का होता है। इसमें कहीं पे भी खाली कन्वर्जन करने की बात नहीं होती है। तो मेरा तो इसमें सबसे एक पुख्ता जो अगर कोई तरीका है मेरे हिसाब से इसमें हो सकता है, तो पहला तो हम हर घर में, हर परिवार में बात करें अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ में। और दूसरा, हमारे समाज में कोई भी ऐसे आए केसेस जो इस तरह से करना चाहे। मेरे खुद के ऑफिस में एक बार एक कपल आया, यंग लड़का और यंग लड़की, और वो लड़की, और उन्होंने बोला कि हम दोनों बहुत प्यार में हैं और हम अलग अलग हमारा रिलीजन है, इसलिए हमारे को कोर्ट से प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो आप करवा दीजिए। मैंने कहा, उन दोनों को बिठाया, उनकी दोनों की बात सुनी। मैंने कहा अब मैं आप दोनों से अकेले अकेले भी बात करना चाहती हूँ। अकेले अकेले बात करी और फिर मैंने उन दोनों को बोला बहुत आसान, आपके पास सॉल्यूशन है, प्रोटेक्शन आपको कोर्ट से मिल जाएगा। शादी आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कर लीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में वहां शादियां होती हैं जहां दोनों पार्टियों की रिलीजन अलग अलग होते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली संविधान में तो हमारे है आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन आज भी शादी, डिवोर्स और सक्सेशन
ये 3 चीजें हैं जो समाज में जो हमारे रिलीजन के ठेकेदार खुद को समझते हैं, वो रिलीजन के ठेकेदार होने नहीं देते इन 3 चीजों को, जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल। इनकी रिलीजन की कोई जगह नहीं है पर्सनल राइट्स में, चाहे शादी, डिवोर्स और सक्सेशन में अधिकारों की बात हो और लीगल रेमेडीज की बात हो, तो वहां पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की रिलीजियस और जेंडर इश्यूज की। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे ही मैंने ये सजेशन दिया, 2 ऐसे कपल्स मेरे परिवार, मेरे ऑफिस में से उठ के वो, और फिर कुछ दिन बाद मेरे पास फोन आया, तो मैंने कहा क्या हुआ, आप लोग वापस आए नहीं, वो लड़का तो कहता है कि नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने का मतलब ये है कि फिर आप कानून में जकड़ गए हो, फिर आप खाली खड़े खड़े तलाक दे के रवाना नहीं हो सकते, और आपको पूरे कोर्ट की व्यवस्था में महिला के अधिकार भी पूरे हैं, उसको भी पूरा प्रोटेक्शन है। तो ये 2 चीजें अगर हम फोकस करें कि इन मामलों में बात करें, अपने परिवार के बच्चों को ये सारी बात होनी चाहिए। और दूसरी बात, बिल्कुल आप उस उम्र के बच्चों से आप बहुत ज्यादा, अगर आपके सामने आके ये कहें कि हमें तो प्यार हो गया और हम तो बस, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है अपनी पसंद का पार्टनर चूज करने का, अपनी पसंद का हस्बैंड या वाइफ चूज करने का, तो हम चाहे जो करें। तो उनको यही कहना चाहिए कि अगर आप वास्तव में प्यार के लिए शादी कर रहे हैं, तो एक दूसरे का रिलीजन क्यों चेंज करवा रहे हैं? भारत के संविधान आपको ये भी अधिकार देता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट कहते ही जहां प्यार होगा वहीं रहेगा, और जो वास्तव में बिना प्यार के कन्वर्जन खाली करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए करना चाह रहे हैं, वो सब हट जाएंगे। क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बंध जाते हैं, दोनों के ही पर्सनल लॉज फिर अप्लाई नहीं करते। तो तारा जी, मैंने कहा ना, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाई। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और हम सब का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू मैम। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जैसा आपने कहा, हमारे संस्कार मैम हमारी ताकत बननी चाहिए, कमजोरी नहीं। और उन लोगों को लगता है मैम कि हम जो लड़कियां हैं वो कभी वापस लौटेंगे नहीं अपने समाज में, क्योंकि हमारा समाज हमें जीने नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम कि हम इस चीज को समझ सके कि अगर हम अपने लोगों से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे, तो लोग समझेंगे। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल सही कहा तारा जी। ये सबसे बड़ी परेशानी ये भी होती है, ये तो तारा लकी है कि इनका इतना अफेक्शनेट परिवार है, इन्हें सारा यहाँ संघ परिवार का भी इनको इतना साथ रहा, इनका खुद का परिवार भी बहुत अफेक्शनेट है। लेकिन हमें परिवारों में ये भी देखने को मिलता है कि लड़की अगर अपनी इच्छा से कर रही है तो चाहे वो मर जाए, उसका मरा हुआ शक्ल देखिए, चाहे वो देखें। देखिए समय अब बदल गया है, जहां इस तरह के चुंगल में बच्चियां फंस रही हैं या फंस जाती हैं, उन्हें वापस ला के भी रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है, ताकि वो कल को स्ट्रेंथ बन सकें और अपनी वीकनेस की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। तारा जी एक मिसाल है आज कि इतना सब कुछ सहन करने के बाद में भी वो आगे निरंतर बढ़ती जा रही हैं, एंड शी इज समबडी दैट वी आर ऑल प्राउड ऑफ। अगले प्रश्न के लिए मैं पूर्ति जी से आग्रह करता हूं कि वो अपना प्रश्न रखें, अनम्यूट करें पहले। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। और ये बहुत अच्छी हमारी पारिवारिक चर्चा चल रही है। इसमें मैं दीदी से 1-2 प्रश्न करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आगरा विश्वविद्यालय में पीजी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ, और साथ में मैं आगरा में अनुमंत्रम कन्याकुलम में नॉर्थ ईस्ट की बच्चियों को रखने का भी काम करती हूँ। तो दोनों तरह के बच्चों के साथ रहने का मुझे थोड़ा सा अनुभव होता है। तो दीदी, आजकल हमें ये देखने में आ रहा है कि एक तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल इनसेंसिटिव हैं और सेल्फ सेंटर्ड हैं, और अगर आप उनसे थोड़ी सी भी बात कहते हैं तो बड़ी जल्दी जो है उनका टेम्पर लूज होना शुरू हो जाता है, और वो किसी के साथ अपनी शेयरिंग भी नहीं करना चाहते हैं। जैसा हमें पहले कहा जाता था कि किसी ना किसी के साथ आपकी शेयरिंग होनी चाहिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं भटकने से बच जाता है। लेकिन आप बच्चों से कितना भी फ्रेंडली बिहेव करें, लेकिन वो आपको अपना नहीं मानते ना, आपके साथ शेयरिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे में मैं ये चाहती हूँ कि इसका आप हमें थोड़ा सा समाधान करें कि अगर ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं तो हम क्या करें। क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि बच्चों को हम लोगों ने यहाँ बहुत छोटे से, लगभग बच्चे हमारे पास 4 वर्ष की उम्र में आए थे, तब से हमने उन बच्चों को रखा। लेकिन जो बच्चे हमारे पास से वापस गए,
उनमें कोई फीलिंग ही डेवलप नहीं हो पाई। और जब मैं उन्हें देखती हूँ तो वो पलट के जो है कॉन्टैक्ट भी नहीं करना चाहते। हमने उनके साथ तो जो किया, एक बहुत अच्छा उन्हें यहाँ वातावरण दिया, संस्कार सिखाने का काम किया, वो सब तो उनमें डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो एक फीलिंग या एक अटैचमेंट वाली बात होती है वो नहीं हो पाई। तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि इन सब विषयों जब हमारे सामने आते हैं तो उसका समाधान हमारे सामने क्या हो सकता है? आपने पूर्ति जी, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो समाज के बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बच्चियां, उनको आप रख रहे हैं। मैं तो आपको बताऊं कि आज का समय तो ऐसा है कि इंसान के हमारे खुद के बच्चे ही पलट के जवाब दे देते हैं और हमारी बात नहीं सुनना चाहते, बल्कि आप कोई भी चीज से उन पे कहेंगे तो वो बहस पे आ जाएंगे। मेरी बड़ी बहन तो ये कहती थी, वो उनका मुहावरा यही होता था फेमस, कि आज का जमाना ऐसा है कि कुएं में ही भांग है, तो पूरा कुआं ही भांग में हो रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस जनरेशन से हम निकल रहे हैं, अब ये खाली बच्चों की बात नहीं देखी, बच्चे तो ज्यादा ससेप्टेबल और ज्यादा वल्नरेबल और ज्यादा इनोसेंट हैं, तो इसलिए उन पे इम्पैक्ट ज्यादा आता है। लेकिन अगर हम अपन सब की जो अभी जिंदगियां हैं उसकी बात करें, तो जनरेशनली, और ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, जनरेशनली हम लोग एक जनरेशन इम्पेशेंट हो गए हैं बहुत। मतलब हमारे में पेशेंस नहीं रहा। हम इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, उस तरह वाली जनरेशन हो गए हैं आज। किसी में कोरोना नहीं हुआ था तो वो फेंटने वाली कॉफी भी सब भूल गए थे। वो कोरोना में वो फेंटने वाली कॉफी भी वापस याद आई। नहीं तो चूल्हे पे पकी हुई रोटी या उपले में बनी हुई बाटियां, आज सब माइक्रोवेव करना चाह रहे हैं। हर चीज का क्विक फिक्स सॉल्यूशन हर चीज का हो गया, और यही हम समाज में भी देख रहे हैं। मतलब कानून के क्षेत्र में भी मैं आपको बताऊं तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है कि लीगल सिस्टम पूरा फॉलो हो के रूल ऑफ लॉ से कोई चीज, इंस्टेंट कन्विक्शन, इंस्टेंट एक्विटल, इंस्टेंट सजा मिलनी। मतलब हर इंसान ये चाहता है कि वो इन्वेस्टिगेटर भी हो जाए, वो एक्यूजर भी हो जाए, और वो प्रोसिक्यूटर भी हो जाए, और वो जज भी हो जाए, और फिर वो उसके बाद में एग्जीक्यूटर भी हो जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये खाली हिंदुस्तान की स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये जनरेशनल प्रॉब्लम है। इसको भी अगर हम इस कंटेक्स्ट में समझेंगे कि क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारे समय की है, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। लेकिन मैं बताऊं, अभी आपको मैंने अभी कोर्ट की छुट्टियां थी तो मैंने स्वामी विवेकानंद की एक किताब वापस उठाई। मैं बचपन, मतलब अपने कॉलेज टाइम में तो काफी पढ़ी थी, पर इस बार वो किताब थी एक फ्रेंच फिलोसोफर की, एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट की, जिसने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पे बड़ी मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री पे और उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, क्योंकि वो स्वामी जी बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किए थे, खाली हिंदुस्तान में ही नहीं। और किस जमाने में, लेट 1890 के दशक में, जब आप समझिए कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पे कोई एक आध देश था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे, स्लेवरी सब जगह थी। तो ऐसा नहीं कि किसी भी समय हम कंपेयर करते हैं तो आज का समय, हमेशा लगता है कि आज की प्रॉब्लम्स ज्यादा पड़ी हैं, लेकिन हर समय प्रॉब्लम्स समाज का पार्ट रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हमें यही करनी है। देखिए, अगर आप अपना पूरा तन मन लगा के और उन बच्चों में पूरा अच्छे वैल्यू सिस्टम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज वो बच्चे भले ही या आज या कुछ साल तक आपकी उस वर्थ को नहीं रियलाइज करें, लेकिन पूर्ति जी कोई ना कोई समय ऐसा आएगा। हर इंसान अपने अंदर अपनी एक एनालिसिस, एक मनन की प्रक्रिया चालू रखता है, और वो मनन की प्रक्रिया कई बार तभी कहते हैं, हम अपनी बेटियों को भी कई बार थोड़ा कान खींच के कहते हैं, तो तुम्हें समझ तब आएगा जब तुम माँ बनोगी। तो कई ऐसे लेसन्स होते हैं जो तभी समझ में आते हैं जब जिंदगी का वो चक्कर पूरा होता है। मेरी माँ, मैं आपको बताऊं, मेरे को मेरे जिंदगी में मेरी माँ का जो रोल रहा है, जो उनकी पोजीशन रही है, मतलब अगर कोई मेरे जिंदगी के चैप्टर्स की बात हो, तो मेरे जिंदगी के सारे चैप्टर्स एक तरफ हैं, और उस किताब को अगर बंद किया जाए तो उस किताब के ऊपर मेरी माँ लिखा हुआ है। ऐसी मेरी माँ का रोल रहा है मेरे जीवन में, और वो आज भी हमको अपनी कहानियां बताने से चूकती नहीं है। बच्चे हमारे सब बड़े बड़े हैं, 19, 20, 21, 22 साल के, जिनको बैठाना आसान नहीं है, लेकिन वो कहानी चालू कर देती हैं, कोई भी कहानी चालू कर देती हैं और कहती हैं मैं तो बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है इसका अर्थ आज ना समझो तुम, लेकिन ऐसा समय आएगा जब तुम याद करोगे। क्योंकि मैं भी मेरी दादी की कई सारी बातों को अब याद करती हूँ, तो मैं तो तुम्हें बताऊंगी
तुम्हें सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। अगर मुश्किल ज्यादा बड़ी है तो फिर चुनौती ज्यादा बड़ी है, उस चुनौती को ज्यादा बड़ा समझ के थोड़ी एफर्ट और करनी है। अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने निकले हैं तो वो ज्यादा हमारी शक्ति, क्षमता, सब चीज की परीक्षा ज्यादा लेगा ही। पर आप बिल्कुल भी डिसहार्टन मत होइए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उन बच्चों के साथ लगे रहिए। आपको एजुकेशनल चीजों के साथ साथ उनको एक चीज और है, मेरी माँ कहानियों पे बहुत जोर देती हैं और मुझे लगता है कि वो कहानियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा कि पंचतंत्र की कहानियां हैं, उनका भी वो पूरे विश्व में घूम घाम के और वापस आई, लेकिन उनकी शुरुआत हिंदुस्तान में तब हुई थी जब एक राजा के पुत्र जो थे वो शासन करने के लायक नहीं थे, कुछ समझने के लायक नहीं थे। तो उन्होंने अपने जब राजगुरु को ये कहा कि मेरे पुत्र को शिक्षा ग्रहण करने के लायक ही नहीं है, तो मैं बहुत परेशानी में हूं, तो उन्होंने पंचतंत्र की कहानियां लिखी और उससे उन बच्चों को, जो बच्चे मतलब थोड़े कम मंद बुद्धि या कुछ कम समझने वाले माने जाते थे, तो उनके लिए सिंपल कहानियां जानवरों की। तो जरूरी नहीं है कि हम हर एक को, हर बच्चे को या हर आपस में भी जब बात करें तो सबको परिवार में ही ढालें। ठीक है, कोई अगर सब परिवार में नहीं ढलें तो किसी को जानवरों की तरफ ले जाएं, किसी को पक्षियों की तरफ ले जाएं, किसी को पर्यावरण की तरफ ले जाएं, किसी को कहानियों की तरफ ले जाएं, किसी को गानों की तरफ ले जाएं। करने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं। आपको जो अच्छा लगे और आपको लगे जो बच्चे एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो करते जाइए। और आज वो ना भी समझें, आपको लगे कि उनका कोई रिसेप्शन नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऐसा समय जरूर आएगा जब वो समझेंगे, आपको याद करेंगे। पता नहीं वो समय कब आएगा, पर जरूर आएगा। अगला प्रश्न प्रियंका जी से है। मैं प्रियंका जी से आग्रह करूंगा कि वो अनम्यूट करके अपना प्रश्न रखें। प्रियंका जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। शायद कुछ समस्या है। मैं प्रियंका जी का प्रश्न पढ़ देता हूँ। प्रियंका जी का जो प्रश्न है वो है, आज की युवा पीढ़ी अपने कार्य में सफलता पाने के होड़ में अपनी निजी और पारिवारिक संबंधों को नजरअंदाज करते हैं। पारिवारिक जीवन और कम जीवन में बैलेंस लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये भी कश्मकश बनी रहेगी, ये भी एक खींचतान बनी ही रहेगी। आज का जीवन ज्यादा फास्ट हो गया है। मेट्रो सिटीज में तो काफी स्पीड बढ़ गई है और सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की लड़ाई भी बहुत कुछ एनर्जी और एफर्ट ले लेती है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जैसे हमारे अगर हमारी सभ्यता में ही हम देखें तो 4 भागों में बटा हुआ मानते हैं इंसान के जीवन को। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ऐसा नहीं है कि हर समय आपके जीवन की जो प्रायोरिटी होगी या जो जरूरत होगी वो आपकी प्रोफेशनल एक्सीलेंस होगी, वो आपका सर्वाइवल ही होगा, या वो आपको मतलब आपका इंडिविजुअलिज्म ही होगा। इंडिविजुअलिज्म को भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअलिज्म को हम दबा के रखें तभी हम साथ में एक साथ रह सकते हैं। नहीं, हमें सबको सेपरेटली इंडिविजुअलिज्म को प्रमोटेड रखना है। हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज जो हैं वो निखरती रहनी चाहिए। हमारा खुद का स्वभाव निखरता रहना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो सबके साथ में एकता की शक्ति है। देखिए, परिवार है ना, मेरे ख्याल से कई लेयर्स में हमें समझना चाहिए अरुण जी। वासुदेव कुटुंबकम को तो हम समझते ही हैं, लेकिन सर्वे भूमि गोपाल की भी मानी जाती है। उसका अर्थ यही है कि हम खाली अपनी माँ बाप और भाई बहन है उसी को कुटुंब ना समझें। एक कुटुंब वो है, वो सही है, बहुत इंपॉर्टेंट कुटुंब है, लेकिन हमारा बड़ा परिवार जिसमें हमारे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, 7 पीढ़ियों की बहन बेटियां आती हैं। मेरी माँ का हमेशा यही कहना है कि परिवार खाली छोटा सा नहीं होता, 7 पीढ़ियां ऊपर और 7 पीढ़ियां नीचे की जब बहन बेटियां मिलती है वो कुटुंब पूरा होता है। और उस कुटुंब के भी बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। कभी उस कुटुंब के बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, तब हमारा समाज हमारा कुटुंब होता है। हमारा जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, या जिस नेबरहुड में हम रहते हैं, और उसके बाद में हमारा देश हमारा लिए सबसे
इम्पोर्टेंट एक परिवार का रूप होता है, और उसके ऊपर विश्व का एक कुटुंब का स्वरूप तो हमारे खुद के वैल्यू सिस्टम में दिया हुआ है। तो ये अगर हम डिफरेंट लेयर्स पे समझेंगे परिवार को, तो ऐसा नहीं है कि एक एस्पेक्ट या एक आयाम कॉन्ट्राडिक्टरी है दूसरे से। अलग अलग समय पे अलग अलग चीज की प्रायोरिटी होनी जरूरी है। हमें बस ये समझने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को एक बैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम में जिए, ताकि एक आयाम उसका कभी बाकी आयामों पे हावी ना हो जाए। देखिए, मीराबाई के भजन हम सब ने सुने और बहुत शौक से सुनते आए हैं। हमारे तो राज्य की भी हैं, मेड़ता से निकली मीरा जी, उनके भजनों में एक लाइन बहुत आती है कि आपने अपने माँ बाप को लांछन लगा दिया और आपने अपने राठौड़ कुल को डुबो दिया। वो राजपूतों में राठौड़ कुल की पुत्रवधू थी, तो ये था मेवाड़ की महारानी थी वो, और मेवाड़ की महारानी होते हुए वो भक्त सन्यासन बन के और निकल गई कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो उनके लिए इस तरह का समाज उस समय, उनको जहर के प्याले भेजे गए, उनके सब किया गया कि आप आज आप इस लायक नहीं हो कि आप हमारे समाज में रहो। लेकिन धुन थी मीराबाई की, और वो उस तरह की वो साधु और इस तरह की उनको भक्ति रस का इतना एक बड़ा तरीके से माना जाता है कि वो उस जनरेशन को ही नहीं, बल्कि वो जनरेशन तो उनको नहीं समझ पाई, लेकिन 200, 300, 400 साल, 800 साल आगे तक की भी जनरेशंस कितने शौक से मीराबाई की कहानियों को सुनती हैं, उनके भजनों को सुनती हैं, उनके जीवन से इंस्पिरेशन लेती हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सब अपना अपना जो एक जो इंडिविजुअल रियलाइजेशन है, अचीवमेंट है, इंडिविजुअल स्वभाव को पूरी तरह निखरने देना, वो बहुत जरूरी है। लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी है। हर समय पे अलग अलग चीजों की प्रायोरिटी की जरूरत होती है। मेरा ऐसा ही समझना है अरुण जी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जी धन्यवाद। जी, अगला क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन आया है रविकांत जी से और उमेश जी से। तो मैं रविकांत जी से आग्रह करता हूँ कि अनम्यूट करके क्वेश्चन रखें। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रविकांत सिंह भदौरिया ग्वालियर से हूं और हिंदू जागरण मंच में प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी है। मेरा दीदी से प्रश्न है कि जैसे हमने देखा कि कोरोना काल में कई परिवारों में देखने को मिला कि माता पिता जब कोरोना से संक्रमित हुए तो जो उनके बेटे और बेटियां या मतलब शहर जिसमें वो रह रहे हैं उस शहर में रह रहे थे या बाहर रह रहे थे, तो जब वो कोरोना से संक्रमित थे तब उनके पास से कोई भी नहीं आया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल, मतलब मेरे घर के सामने अंकल आंटी थे और उनकी एक बेटी ग्वालियर में ही रह रही थी, तो वो भी उन्हें देखने नहीं आई। उन्हें डर था कि कोरोना कहीं उन्हें भी नहीं होता है। और जो बेटे उनके बाहर थे तो वो तो बस फोन से ही बात कर रहे थे। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा था और जो भी उन्हें और भी जो चीजों की आवश्यकता पड़ रही थी उसकी पूर्ति कर रहा था मैं। और मेरे बाबा जी भी उस समय कोरोना से मतलब एडमिट थे। तो मेरा दीदी से यही था कि ये समस्या हर जगह देखने को मिल रही है, तो इसका सॉल्यूशन मतलब क्या हो सकता है? कोई ऐसा तो है नहीं कि हम भय के कारण हम अपने माता पिता को छोड़ देंगे, क्योंकि यदि हम बीमार होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि कोई परिवार का हमारे साथ हो। यही मेरा दीदी से प्रश्न है। भदौरिया जी, इसका सॉल्यूशन तो आप खुद ही दे चुके। धर्म के बेटे हमारे समाज में हमेशा से माने जाते हैं। तो मैंने जो अभी बात कही कि हम परिवार को खाली कुटुंब, जो बिल्कुल हमारा निज कुटुंब है, उसको ना समझें, और जो सारे हमारे दिल के रिश्ते बनते हैं उनको भी। अभी हम जब सब बैठे हैं, हम में से कई लोग आज पहली बार शायद एक दूसरे से मिल रहे हैं, पर हम भी एक कुटुंब का हिस्सा हैं। हम भी एक इम्पोर्टेंट संघ परिवार के एक घटक के इम्पोर्टेंट परिवार का हिस्सा है। हम एक दूसरे के साथ फ्री फील कर रहे हैं कि हम बिना हेजिटेशन की अपनी बातें तय कर रहे हैं। तो परिवार खाली अगर हम संकुचित दृष्टि से देखेंगे, देखिए ये प्रॉब्लम्स भी भदौरिया साहब, देखिए इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने तरह तरह के लोग हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होनी ही है। तो लेकिन जहां प्रॉब्लम्स हैं वहां सॉल्यूशंस भी हैं। और अगर खुद का बेटा नहीं कर रहा और उसकी जगह धर्म का बेटा कर रहा है, तो भगवान ने वो रास्ता एक खोल ही दिया है।
आपके एक बाबा जी नहीं है, आपके 2 हैं, आपके एक धर्म के पिताजी और हो गए। तो आपको जितना आशीर्वाद और जितनी ब्लेसिंग्स उनकी मिली, आप तो डबल तरीके से लकी हो गए, आप डबल धनवान हो गए कि आपको दोनों तरीके से विशेष मिली। देखिए, कोरोना की बीमारी में आपने सही कहा कि ये क्योंकि इतनी ज्यादा संक्रमित होने वाली थी, तो ये भी दुनिया के हर जगह पे हमने देखा कि ध्यान रखने वाले लोगों की कमी पड़ गई। लेकिन ध्यान रखने वालों की कमी हिंदुस्तान में नहीं पड़ी। जहां खुद के बेटों में नहीं आ पाए या बेटियां नहीं आ पाई, वहां पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, समाज के जो और संगठन हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये ऐसी बीमारी है कि जहां लोग अकेला मरने के लिए छूट गए, तो जहां और कोई नहीं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे भी, मतलब लोकल कलेक्टर, लोकल तहसीलदार उन लोगों ने भी मुखाग्नियां वगैरह इस तरह से दी जैसे उनकी माँ हो या उनके पिता हो। तो ये हमारा वैल्यू सिस्टम ही है जो हमारे को ये सब करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करता है, इंस्पायर करता है। और हमें कहीं ना कहीं ये मालूम है कि हमारा अच्छा किया हुआ काम किसी और को जब अच्छाई दे रहा है, तो वो हमें उससे बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है जो हमारी जिंदगी को आसान कर रही है। ये हमारी समझ और हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, इसकी एक बड़ी मुझे लगता है कि बड़ी उपलब्धि है कि हम इस बात को एक उसकी तरह मतलब एक लाइबिलिटी की तरह नहीं लेते, एक एसेट की तरह लेते हैं कि अगर हमारे पास, हमारे हाथ से कोई अच्छा काम हो पा रहा है। हमारे यहाँ कभी भी दान देने वाला ऐसे दान नहीं देता। हमेशा मेरी माँ भी यही कहती है, ऐसे दो, हाथ नीचे रखो, क्योंकि तुम्हारे, अगर तुम कुछ दे रहे हो तो तुम्हारे हाथ ऊपर नहीं हो सकते, लेने वाले के हाथ ऊपर हैं, क्योंकि वो लेने वाला तुम पे ऋण छोड़ के जा रहा है कि तुम्हें इस लायक बना रहा है कि तुम उसे कुछ दे पाओ। तो इसलिए लेने वाला हमेशा बड़ा है, देने वाला हमेशा छोटा है। ये हमारी सभ्यता का स्वरूप है। तो आपने बहुत अच्छा काम किया भदौरिया साहब, और हर ऐसे माता पिता जिनको खुद के बच्चे नहीं देख पाए, आपके जैसे अच्छे बच्चे मिल गए उनको देखने वाले। और ये ही है वैल्यू सिस्टम जो हमारे देश को और हमारी कुटुंब व्यवस्था को वास्तव में ऐसा एक आयाम देता है कि दुनिया का कोई देश इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क में, आप जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में कहीं भी देख लीजिए, जिस तरह से डेड बॉडीज का एक जो क्रीमेशंस हुए, हिंदुस्तान में इस तरह के क्रीमेशंस नहीं हुए। हिंदुस्तान में मैंने कहा ना, परिवार नहीं तो दूसरे लोग नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरी जो उसकी लास्ट राइट्स हैं, उस लास्ट राइट्स की तरह से क्रीमेशंस कराए हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए एक सेटिस्फैक्शन का बात है कि हमने अपने वैल्यू सिस्टम को इतनी गहरी बीमारी में भी मरने नहीं दिया। धन्यवाद दीदी। अगला प्रश्न आराधना जी से है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अनम्यूट करें और क्वेश्चन रखें। डॉक्टर आराधना जी। जी नमस्कार सभी लोगों को। मैं भोपाल से डॉक्टर आराधना सिंह। मैं एक हिस्टोरियन हूँ, और ऐश्वर्या दीदी से मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम लोग जो नई पीढ़ी में देख रहे हैं कि कई रीजंस से जो बच्चे हैं वो फैमिली से दूर हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिंगलहुड सिंड्रोम बच्चों में पैदा हो रहा है। और उसी से रिलेटेड एक और चीज है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि वो अपना निर्णय सब कुछ स्वयं करना चाहते हैं। आज फैमिली का उनकी लाइफ में कोई रोल वो नहीं चाहते हैं। ये सारी चीजें बहुत ट्रेंड में है, और अभी हम लोगों ने देखा है कि रिसेंटली इन सब चीजों को कानूनी मान्यता ही नहीं मिली, बल्कि कानूनी संरक्षण और बल दोनों भी प्राप्त हुए हैं। अब इनके पीछे एक लीगल पावर है। तो हमारे पारंपरिक परिवार व्यवस्था पे इनका अत्यंत ही नकारात्मक प्रभाव आया है। तो हम इस कंडीशन से निपटने के लिए क्या समाधान ला सकते हैं, या ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है माय स्पेस माय फ्रीडम जनरेशन में, इस तरह की मानसिकता नई पीढ़ी में विकसित हो रही है, इसका क्या समाधान हो सकता है? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक परेशानी और प्रॉब्लम जो हमारे है, माय स्पेस माय फ्रीडम माय लाइफ माय चॉइस, ये भी कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही नहीं है, पर हाँ अब थोड़ी ज्यादा ही ट्रेंड में आ गई है। आजकल ये कूल समझी जाती है, आजकल ये इन ट्रेंड समझी जाती है। और कहीं ना कहीं जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें कोई नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड लाइफ है, इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो चाहे जो कर सकते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें बच्चों की ग्रोइंग अप ईयर्स में ही उनके साथ ये वैल्यू सिस्टम शेयर करना चाहिए कि जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, देखिए भारत के जो कानूनी संरक्षण और कानूनी बल की जो आपने बात करी, वो तो हिंदुस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोटेक्टेड है, उसका वो प्रोटेक्शन किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं हो सकता। इनफैक्ट वो ह्यूमन राइट्स का पार्ट माना जाता है, और इसलिए ये इसमें किसी भी तरह का कोई कानूनी डाइल्यूशन होना मेरी नजर में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें हमारे को कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम का, अपने कल्चर सिस्टम का ही में ही सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे कि आपको जो डिसीजन लेना है वो आप डिसीजन लो, लेकिन डिसीजन की अकाउंटेबिलिटी भी आपकी है। उस डिसीजन का जो कंक्लूजन होगा या उसका जो इफेक्ट होगा या उसका रिपरकशन जो होगा वो आप ही डील करेंगे। उस रिपरकशन की बातें भी हमें बच्चों से छोटेपन से ही उनके साथ करती रहने चाहिए कि ये कोई भी डिसीजन लेना आइसोलेशन में नहीं होता, उस डिसीजन का इम्पैक्ट होता है, और उस डिसीजन का इम्पैक्ट खाली एक अकेले इंसान पे नहीं, उस इंसान से जितने लोग कनेक्टेड होते हैं उन पे भी होता है। और एग्जांपल्स देके बताना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप लोग हंसेंगे इस बात पे, पर मैं मेरे बच्चों से कई बार इस तरह की बात करती हूँ, मतलब बात करने का मौका मिला जब वो ग्रोइंग अप ईयर्स से निकल रहे थे। मुझे लगता है आप थोड़े समझदार हो गए हैं, पता नहीं कि क्या अगला, जब तक कोई तमाशा नहीं होता घर में पता नहीं, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि वो सब कि हम अपनी पसंद का करेंगे, हम चाहे जो करेंगे, चाहे जैसे करेंगे। मैंने कहा बच्चों, अगर तुम्हारे को वही वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होके, मैंने कहा तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में खाली बच्चे ही अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं करते, माँ बाप भी अपनी इच्छा के हिसाब से करते हैं। मैंने कहा तुम ये जो पिक्चरें और सीरियल्स देखते हो, इसमें माओं के भी बॉयफ्रेंड्स होते हैं, मैं भी ले आऊं फिर तुम्हारी उम्र के कोई बॉयफ्रेंड्स। ऐसा झटका लगा मेरे बेटों को, उनके मुंह में से पूरा मतलब वो इमेजिन नहीं कर पाए कि माँ ऐसी बात कह सकती है, लेकिन कभी ना कभी उनको शॉक करना पड़ता है। तो पर ये सब आई मीन यू कांट बी सीरियस अबाउट इट, बट यू हैव टू समटाइम्स शॉक देम कि आप अकेले नहीं हो जिसके अधिकार हैं, अधिकार फिर बाकियों के भी हैं। कि अगर आपको अपनी मनमानी करनी है, अपने मन इच्छा से चलाना है, तो आपको फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका उनको हैंडल करने का की क्षमता और करेज भी रखनी पड़ेगी। और अगर बच्चे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करें तो उनको कुछ टाइम के लिए वो करने देना चाहिए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस में भी उनको इफेक्ट नहीं, मतलब उनको फिर हम जो कुशन करने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड करने की कोशिश करते हैं, वो कुशन भी, हमें प्रोटेक्शन भी इतना ज्यादा नहीं रखना चाहिए कि वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को खुद ना झेलें। खुद के डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना हर इंसान को आना चाहिए, तभी वो सही डिसीजन करना सीखता है कि मेरा डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सोचेगा खुद, तब डिसाइड करेगा। पर ये प्रॉब्लम्स आराधना जी धीरे धीरे हटेंगी जब रियलाइज करेगा वर्ल्ड, और ज्यादा जब ये यंगस्टर्स भी रियलाइज करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में अगर आपको कोई जिम्मेवारी नहीं आ रही, तो आप जिसके साथ रह रहे हैं वो भी आप पे कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो आपका एक बार झगड़ा हुआ और चले गए, इस तरह से नहीं चलता। परिवार में एक जब आप एक गृहस्थ जीवन जीते हैं तो बहुत निभाना पड़ता है, बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार आपको सुनना पड़ता है आपकी गलती नहीं होते हुए भी, और कई बार आपको सुनाना भी पड़ता है अगले की गलती नहीं होते हुए भी। तो ये एक मतलब वही रसोई के बर्तनों वाली बात है कि सबको एडजस्ट करके चलना पड़ता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, जब उसको रियलाइज करेंगे कि जो एक सिस्टम पूरा बना हुआ है, बच्चों से लेकर बड़े लोग, जो वृद्ध लोग हैं, उन लोगों की व्यवस्था का पूरा सिस्टम जो बना हुआ है। सुषमा जी की एक बात याद आती है मुझे, माननीय सुषमा स्वराज जी हमारे बीच नहीं रही, पर जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, वो जब बाहर ट्रैवल कर रही थी तो उन्होंने वापस आके बोला कि वो इसमें ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में वहां के ओल्ड एज होम्स के सिस्टम्स को समझने गए थे कि उसको स्टडी करके समझे, या मिनिस्टर थी या पार्लियामेंटेरियन थी, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली क्या थी, पर उन्होंने बताया कि जब हम स्टडी करने के लिए गए वहां पे, तो वहां के ओल्ड एज होम में जो रहने वाले लोग थे वो सब हमारे पास आए और उन्होंने बोला नहीं आप यहाँ कुछ मत देखिए, आप चले जाइए, क्योंकि ये सिस्टम आपको लग रहा है दूर से कि ओल्ड एज होम है, हम लोग प्रोटेक्टेड है, यहाँ हम खुश नहीं है। हमने तो आपके परिवारों के बारे में जो सुना है, जहाँ पे जो परिवार के बुजुर्ग हैं वो परिवार के एसेट्स होके परिवार में ही रहते हैं, उनकी बातें
उनकी बातें टाले बिना परिवार में कोई बात नहीं होती, उनका जो वैल्यू सिस्टम है, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो परिवार में बनी रहती है। आप ये ओल्ड एज होम्स मत बनाइए हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान की बहुत सुंदर जो कुटुंब है उस व्यवस्था को हम नहीं चाहते कि व्यवस्था खत्म हो जाए। तो देखिए वहां के लोगों को भी पता था कि हमारे यहाँ की व्यवस्था कितनी खूबसूरत है, ओल्ड एज होम हमारे यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। जी जी धन्यवाद। जी, अगले प्रश्न के लिए मैं बालिन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रश्न रखें। नमस्कार, मैं बालिन सिंह कुशवाहा भोपाल से हिंदू जागरण मंच में काम करता हूँ, प्रांत का महामंत्री हूँ, पेशे से पत्रकारिता करता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अभी मैंने 2 दिन पहले अखबार पढ़ा, तो देखा कि चीन में जो एक बच्चा का पद्धति सिस्टम था वहाँ पर एक बच्चे का, अब वहाँ पर लोगों ने एक बच्चा भी पैदा करना बंद कर दिया है। तो चीन की गवर्नमेंट ने अभियान चला रही है कि बच्चे वहाँ लगातार पैदा हों, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारे कुछ स्टेट में वहाँ पर। इसी प्रकार भारत में 2 बच्चों की पद्धति है। शुरू में हमें लगा यार 2 बच्चे से क्या होगा, गलत है सरकार की। लेकिन मैं आस-पास अपने जितने लोगों को देखता हूँ 50, उन 50 परिवार में लगभग 25 परिवार में 1 बच्चा है और दूसरा बच्चा खुद ही पैदा नहीं कर रहे हैं वो। उनको लगता है 2 बच्चे बहुत ज़्यादा बोझ हो जाएँगे। और आगे चल के मुझे लगता है कि जैसे चीन में स्थिति हुई है, हमारे देश में ऐसी स्थिति ऐसी हो सकती है कि लोग कहेंगे क्या करेंगे बच्चा पैदा करके, एक ही काफ़ी है, एक भी नहीं अपन आराम से जिएँगे। इस ओर हम जा रहे हैं कहीं न कहीं। तो इन चीज़ों के अंदर हालाँकि समाधान ये प्रबोधन वगैरह हमें, और कम कानून जो देश का है, जो 2 बच्चों वाला कानून था, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें भी कुछ न कुछ इस प्रकार क्या कर सकते हैं? हम लोग सामाजिक क्षेत्र में क्या कर सकते हैं इस भूमिका को लेके, ताकि लोग कम से कम 2 बच्चे तो रखें कम से कम। 1 बच्चा सिस्टम तो हो जाए कम से कम देश में अपने यहाँ। नहीं, सही कहा आपने बलेंद्र जी। इस बारे में मैं भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने सहयोगी हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जिनको मैं कह सकती हूँ, और जिनके एक-एक बच्चे हैं, उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज एक और आपका बच्चा होना ही चाहिए, और उनको इसी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। जिनको कह सकते हो आप कहते हो, बाकी ये एक पर्सनल डिसीजन है, आप बहुत ज्यादा लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर सकते, पर मैं उनको एग्जाम्पल यही देती हूँ कि अगर आपका 2 बच्चे होंगे तो उनका आपस में जो सामंजस्य होगा, खेल कूद होगा, शेयरिंग होगी, उनकी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं बेटर डेवलप होगी। और फिर जो लोग नहीं मानते तो मैं उनको यही पूछती हूँ कि आपके कोई भाई बहन है? फिर जब वो हाँ या ना करते हैं तो मैं यही पूछती हूँ कि अब इमेजिन करो कि आपकी जिंदगी में आपके भाई या बहन नहीं होते तो कैसी नीरस जिंदगी होती। क्योंकि भाई बहन की जरूरत खाली बचपन में नहीं होती, भाई बहन का जो साथ होता है वो एक गजब का साथ होता है, भगवान का दे। अभी कई कई बार ऐसे रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो भाई बहन का सिबलिंग्स का साथ होता है वो बहुत ही एक खूबसूरत रिश्ता है, जिसका ताना बाना बने रहना चाहिए। ये हमको सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कानूनी इंटरवेंशन बलेंद्र जी मुश्किल है, क्योंकि देश की जनसंख्या का विस्फोट भी बहुत बड़ा है। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है देश की, लेकिन वो जो 2 बच्चों वाली बात है एटलीस्ट वो सब में होनी चाहिए। वो खाली एक पर्टिकुलर समाज में या एक पर्टिकुलर उसमें नहीं होनी चाहिए। पर ये जरूर, ये तो मैंडेट होना ही चाहिए कि एक नहीं और 2 बच्चे सबके हों। बल्कि अभी हम पिछले साल हमारे परिवार में एक शादी हुई, और कई बहुत लंबे समय बाद वो शादी हुई। तो मैंने, मेरी जो मासियां हैं, मतलब खूब सारी मासियों का परिवार है, तो मैंने मेरी मासियों को यही कहा कि आप लोग तो, और वो इतनी बहनें खुश होके मस्त रहती हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग तो इतने मस्त खुश रहते हो, आप इतनी सारी बहनें हो, और आप लोगों ने एक एक दो दो ही बच्चे पैदा किए, तो हमारे टाइम से शादियां ही नहीं होती, हमें मिलने का ही मौका नहीं मिलता सब लोगों को। तो परिवार जहाँ अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, वहां परिवारों में खास करके जो परिवार अच्छी अपब्रिंगिंग और अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, वहां पे 2 या 3 बच्चे होने ही चाहिए। और अगर हम सब अपने अपने दायरे में, अपने अपने आसपास के परिवार के और फ्रेंड्स में लोगों को ये समझाने लगे, और ये सवाल जरूर पूछिएगा, मैंने कहा ना, मैं यही पूछती हूँ, तब जाके लगता है कि आपके कोई भाई बहन है? अब इमेजिन करो जिंदगी की बिना भाई बहन की जिंदगी होती, तब उनको समझ में आता है कि नहीं, भाई बहन का जो, क्योंकि माँ बाप तो ऊपर की पीढ़ी है, जो साथ की समकक्ष पीढ़ी है वो तो भाई बहनों की पीढ़ी है। और अच्छे हों बुरे हों तो भी भाई बहन तो भाई बहन ही होते हैं। पर बहुत जरूरी, आप सब भी लगी और मैं भी लगी हूँ, और कोशिश करते हैं कि हम अपने आसपास सब तरफ ये फैला सकें कि ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे कम से कम सबके हों। मतलब वो मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, 2 मिनिमम होना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए मैं उमेश जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रश्न रखें। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए।
नमस्कार, सभी को हार्दिक अभिनंदन। मैं आगरा से उमेश सेंगर, हिंदू जागरण मंच से। आज मैं पहली बार जुड़ी हूँ इस मंच पर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके क्वेश्चंस और आंसर सुनते हुए। ऐश्वर्या दीदी से इतना कुछ सीखने को मिला, मुझे वाकई में काबिले तारीफ है, बहुत सुंदर लगा। और मेरा इस क्वेश्चन ये है कि इस कोरोना काल में जिन लोगों के अपने चले गए उन छोड़ करके, उनके साथ या उनके लिए ऐसा क्या किया जाए जिनकी जो मनस्थिति है वो कंट्रोल में हो जाए और वो आराम से जी पाए आगे। उमेश जी, सही कहा आपने, बहुत भारी नुकसान हुआ है इस जो दूसरी कोरोना की लहर थी उसमें। कोई एक काम करने से काम नहीं चलेगा उमेश जी, हम सबको करना पड़ेगा और जो भी पॉजिटिव काम हम कर सकते हैं, हमें इंसानों से बात करना पसंद है तो वो बातें, कहानियां, गीत, भजन, प्रवचन, वो पसंद नहीं आता तो पशु पक्षी, दाना डालिए, पानी डालिए, कुछ भी कीजिए। और पशु पक्षी भी पसंद नहीं है तो पेड़ों पे थोड़ा सा समय निकालिए, पेड़ उगाइए, उनको देखिए बढ़ते हुए। एनवायरमेंट बहुत कुछ है, ओल्ड एज होम्स, अबैंडन चिल्ड्रन। जरूरी नहीं है कि हम जो अपनापन है वो केवल अपने जो निज कुटुंब के लोग हैं उन्हीं में ढूंढे। हमें अपना दायरा बड़ा करना होगा और जब हम अपने दायरे को बड़ा करेंगे तो अपने आप वो दुख और सुख भी बड़े होते चले जाएंगे। यही तरीका है, बातें करिए, अपने एक दूसरे से शेयर कीजिए, जो आपके मन को हल्का करे वो एक्टिविटी कीजिए। और ये बात जरूर सोचिए कि जो आपके अपने चले गए हैं उन आपके अपनों की जिंदगी का क्या वैल्यू सिस्टम क्या था। कई बार हमारे जब अपने चले जाते हैं तो हम उनके वैल्यू सिस्टम को उनके जाने के बाद रियलाइज करते हैं। उनकी जिंदगी को हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम उनके रहते हुए उनकी जिंदगी का जो महत्व है और जो उनका इम्पैक्ट है हमारे पे नहीं समझ पाते। उमेश जी शायद बहुत ही किसी क्लोज जने को खोया है उन्होंने, इसलिए वो कैमरा ऑफ कर रही है। पर उमेश जी, हम सब आपके साथ हैं, अपनी बात को साझा कीजिए। इनकी 2 बहनें अभी चली गई हैं और इनके पिताजी भी। हाँ, तो उमेश जी, और बहनें देखिए स्क्रीन पे आपके आसपास, देखिए आपको जो अच्छा लगे आप चाहें। जो हम सब बहनें ही हैं आपके लिए, और पिता समान भी बहुत लोग हैं। और अपने दुख को अपने में सीमित मत रखिए, अपने दुख को कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी से बढ़ाइए। और मैंने आपको जो बताया ना, जरूरी नहीं है कि इंसानों में ही आप खुशी ढूंढें, पशु पक्षियों में, पर्यावरण में, जहां आपको अच्छा लगे। छोटे बच्चों को पढ़ाइए, गीत गाइए, जो आपको अच्छा लगे करिए। लेकिन निकल जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा उमेश जी। जी मैम। हमारे साथ मधु वशिष्ठ जी जोधपुर से उपस्थित हैं। मधु जी अपना अनुभव बताना चाहते हैं, तो मैं मधु जी से आग्रह करूंगा कि अपना अनुभव संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि समय की थोड़ी बाध्यता है। नमस्ते। ऐश्वर्या दीदी ने तो बहुत ही अच्छी बातें बताई, उसको सुन के मुझे एक्चुअली उनका जिस तरह से उन्होंने हर बात का इतना अच्छा क्रिएटिव जवाब दिया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मधु वैष्णव है। मैं एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ गांव भिकमकौर में। वो मेरे पति का ही गांव है। तो शादी के बाद जब पढ़ने का मौका मिला, कुछ करने का मौका मिला, तो मैंने यूसी बर्कली से सोशल वेलफेयर में डिप्लोमा किया। और आने के बाद मुझे लगा 2014 में मोदी जी बहुत बात कर रहे थे गाँव की तरफ डेवलपमेंट का, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने गाँव में काम शुरू करूँ और अपने गाँव से ही वापस फिर से जुड़ने की कोशिश करूँ। तो मैंने अपने पति के गाँव भिकमकौर को गोद लिया और हमने उसमें काम करना शुरू किया। तो जब हमने काम करना शुरू किया तो एक था कि रेवेन्यू कैसे आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो मुझे पता था कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना आता है सोशल वेलफेयर। तो मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करना शुरू किया। तो बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप हुआ। स्टूडेंट्स वहां से आने लगे हमारे पास पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। वो डेवलपमेंट तो सीखते थे, मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उनको लगा, इंडिया का सॉफ्ट पावर, वो उनको फैमिली और उनका यहाँ का कल्चर सीखना उनको इतना अच्छा लगा कि जब वो जाते थे तो हम पूछते थे कि क्या सीखा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात आती थी यहाँ का कल्चर, यहाँ की ऑर्गेनिकनेस। जो ऑर्गेनिकनेस के लिए वो वहाँ पे लाखों रुपया खर्चा करते हैं, उनका ड्रीम है ऑर्गेनिक लाइफ जीने का। वो
स्पेशली छोटे शहरों में और गाँव में, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एवरी डे दे लिव लाइक वेरी ऑर्गेनिकली। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। 2-3 एक्सपीरियंस है जो बहुत स्पेशल रहे मेरे लिए और मेरे को भी सुन के बड़ा अच्छा लगा उनसे, वो जरा शेयर करूंगी। जैसे एक लड़की थी लंदन की, वो लंबे टाइम से डिप्रेशन से गो थ्रू कर रही थी, वो मेडिकेशन भी ले रही थी डिप्रेशन का। उसके बाद उसको लगा क्यों ना मैं चेंज करूं, इंडिया जाऊं, कुछ सीखूं। तो हिंदुस्तान आई, उसको कल्चर देखना, वो फैमिलीज में हम लोग उनको रखते थे, होटल्स में नहीं रखते, तो फैमिली में उसको रहना देखना, 2-3 जनरेशन एक साथ, 3 जनरेशन एक छोटे घर में, इतना खुश रहती है। प्राइवेसी का कोई इश्यू नहीं है, कोई नहीं कहता कि हमें प्राइवेसी चाहिए, इतना खुश एक साथ रहना, खाना पीना, बनाना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। तो धीरे धीरे थोड़ा अच्छा उसे ओपन अप होने लगी, बात करने लगी। और उस समय महीना था मार्च का, तो होली आई और उसने जब हम लोगों को सबको देखा पागलों की तरह होली खेलते हुए, वो इतनी हंसी और उसने कहा मैं लाइफ में 2-3 साल बाद इतना हंस रही हूँ। और उसका स्टे 2-3 महीने का था, मगर उसने अपना स्टे बढ़ा लिया और धीरे धीरे उसका मेडिकेशन भी बंद हो गया डिप्रेशन का। तो इंडिया, हिंदुस्तान ओवरऑल इट्स लाइक अ मेंटल थेरेपी। जो हमारा परिवार का जो सिस्टम है, जो हमारी जो वैल्यूज है, जिस तरह से हम जीते हैं, कुछ लोग जैसे गांव में जाते हैं वो गंवारपन है, पर मुझे लगता है गंवारपन नहीं, ये तो मेंटल थेरेपी है। इसमें कितना सुख है, आनंद है। इस थेरेपी को ले हम जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पैसा देने, मगर ये तो अगर आप देखोगे तो अपने आसपास इतना कुछ है। तो उन बच्चियों को सबको इतना अच्छा लगता है साड़ी पहनना, उनका ड्रीम होता है, वो यहाँ आती है और सबसे पहले साड़ियाँ खरीदती है। उनको हिंदुस्तान का खाना, वो जब देखती है दिन में 3 बार खाना बनता है, फ्रेश फूड मिलता है। मतलब हम गेहूं भी जाते हैं, लगाते पिसवाते और आटा लगा के खाना बनाते हैं, उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग है। सुबह जब उठती है जोर से आवाज आती है, भौंकू बजता है कि कौन आया, दूध वाला। तो कभी कभी वो भी दूध, वो लड़कियां भी दूध लेने भगती थी। तो उनके लिए एक ड्रीम है, वो ब्लॉग लिखती थी बड़े बड़े के, स्टिल द मिल्कमैन कम्स टू देयर होम टू डिलीवर द मिल्क। तो वो सब छोटी छोटी बातें ओवरऑल अपन इग्नोर कर देते क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जैसे ऑर्गेनिक हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ता, गाँव में तो ऑर्गेनिक सब कुछ वो खुद ही ग्रो करते हैं, बरसाती खेती होती है, तो सब तो उनका लाइफ का एक है। मगर जब उनके लिए बाहर से वो देखते तो उनको बड़ा लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, हिंदुस्तान ऐसा भी है। तो मुझे लगता है जब वो हिंदुस्तान में, बहुत बार उनसे पूछते तुम क्या अच्छा लगता है हिंदुस्तान का, तुम्हारे देश में इतनी ब्यूटी, इतना ग्रीनरी, इतना अच्छा वेदर, नो पोल्यूशन, पर ये जो सॉफ्ट पावर यहाँ है वो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, वो दुनिया में किसी लेवल पे नहीं मिलती। एक लड़की थी जो हमारे साथ 1 साल रही और उसको जिस तरह से मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे पति भी संघ से हैं, तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ भी ग्रू टुगेदर, एक दूसरे को हमने बहुत सपोर्ट करके और एकदम वी बिकेम अ डिफरेंट पर्सनालिटी। तो उसको इतना अच्छा लगा कि किस तरह से पति पत्नी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। उसने लंदन गई, फिर उसने एक इंडियन आदमी ढूंढा, उससे शादी की और आज उसके पास हिंदुस्तान का आधार कार्ड है और उसके 2 बच्चे हैं। उसकी शादी के 10 साल हो गए, हर साल वो मिलने आती है अपने बच्चे और पति को लेके। वो रांची से, उसके पति रांची से हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से ओवरऑल वर्ल्ड वो हमारा कपड़ा खरीदना चाहते हैं, वो हमारी दूसरी चीजें लेना चाहते हैं, मगर वो हमारा योगा, हमारा कल्चर उनको इतना ज्यादा पसंद है कि मुझे लगता है कि जैसे अपन कह रहे हैं ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है, मैं जब दुनिया की दूसरी तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है इंडियन इन्फ्लुएंस आ रहा है। लोगों में बहुत ज्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस आ रहा है, लोग पूरे इंडियन लाइक लाइफस्टाइल को अपनाना चाहते हैं, उस तरह जीना चाहते हैं। तो ये 2-3 एक्सपीरियंस थे जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे वेद अपने संघ के थे डॉक्टर वेद प्रकाश नंदा जी, जो डायरेक्टर थे इंटरनेशनल लीगल स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर्ड में, उन्होंने भी शादी अमेरिकन से की और जब वो आए यहाँ पे तो उनसे पूछा गया कि हाउ डू यू फील अबाउट योर फैमिली, और उन्होंने बोला माय वाइफ इज अ प्राउड हिंदू। तो मेरे एक्सपीरियंस में भी बहुत आया कि इस तरह से लेडीज आई, बहुत लड़कियां आई, बहुत स्टूडेंट्स आई और उन्होंने हिंदू एज अ कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारी लड़कियां, उनको लगा कि हिंदू कल्चर वास्तव में, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता जब यहाँ से पढ़ना शुरू किया तो जब भी आता तो हमें लगता है डेवलपमेंट इज अ लिंक विद ओवरऑल कल्चर, इट्स नॉट, वी कांट सी द डेवलपमेंट इन अ साइलो, इट इज लाइक अ सर्कल। तो हम लोग उनको गीता भागवत का भी थोड़ा ज्ञान देते हैं और जिस तरह से हमारे बच्चे, मतलब मुझे तो हैरानी होती है, मेरे बच्चों को मुझे कहना नहीं पड़ा कि गीता भागवत पढ़नी, उनको गीता भागवत का नॉलेज मुझसे बहुत ज्यादा है। तो इस उम्र के बच्चे, इस जनरेशन के बच्चे जब बिना बताए गीता भागवत की स्टोरीज निकाल के पढ़ते हैं और उसको सोचने की कोशिश करते हैं, और जब वो बच्चे, विदेश के बच्चे सुनते हैं, उनको बड़ा हैरानी होती है और उनको लगता है कि ये वो बुक है जो कितने हजारों साल पहले लिखी हुई थी और आज भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ पे।
आज भी हम इतनी ओपन एंडेड बुक है जिसमें कभी नहीं बताया कि आपको ये करना है ये करना है, इसमें बताया कर्म है, धर्म है और आपको डिसाइड करना है। तो उनको ये सब चीजें देख के बड़ा लगता है कि वास्तव में हिंदू कल्चर बहुत वैज्ञानिक कल्चर है, इसमें कुछ भी रिलीजियस नहीं है, ये तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा विज्ञान ही है इसमें। तो ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और एक फेस्टिवल राखी, उनको बड़ा हैरानी होती है जब वो आते हैं, वो कहते हैं टुडे इज अ राखी। तो क्या व्हाट इज राखी मींस? इट्स अ फेस्टिवल फॉर ब्रदर एंड सिस्टर। तो वो कहते हैं हमने तो केवल वैलेंटाइन डे ही मनाया है, जो फेस्टिवल होता है लड़के और लड़की में, हमने कभी सोचा भी नहीं फेस्टिवल भाई और बहन के लिए भी हो सकता है। और जब वो देखती है मेरी नंदे इतना दूर से ट्रैवल करके आती है, मैं जाती हूँ, हम लोग राखी बांधते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, वो कहते हैं हमें सारे फेस्टिवल में से सबसे अच्छा राखी लगा कि भाई बहन का भी कोई फेस्टिवल हो सकता है। मेरी बुआएं जी, मेरी दादी जी के भाई के आते हैं, मतलब इतनी उम्र होने के बाद भी औरतें पियर जाती है, अपने भाई को इतना प्यार करती है, तो वो बहुत स्पेशल है। वो दुनिया में ऐसा फेस्टिवल कहीं नहीं है भाई बहन का। तो वो भी उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से इतना अमेजिंग कल्चर है आप लोगों का, हर चीज का एक अपना ही एक अनुभूति और अपना ही आनंद है हिंदुस्तान में। बहुत सुंदर मधु जी, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए। और वास्तव में कई बार हम अपनी आंखों से बहुत चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब हम बाहर वालों की नजर से देखते हैं, आप हिस्टोरियन भी हैं, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, हिस्ट्री पढ़ाती भी हैं, तो हिस्ट्री का भी पर्सपेक्टिव एक अपने लोगों की लिखी हुई होती है, और एक जो बाहर के ट्रैवलर्स आते हैं उनकी आंखें जब देखती है तो उसकी एक सुंदरता का व्याख्यान। बहुत ही भगवान आपको और आपके हस्बैंड को बहुत सारी स्ट्रेंथ दे, ताकि आप इसी तरह भारत के वैल्यूज और कल्चर्स को और सॉफ्ट पावर को फैलाते जाएं पूरी विश्व में। और मैं जो विश्व गुरु बनने की भारत की बात कर रही थी, वो भारत विश्व गुरु अपने वैल्यू सिस्टम पे ही बनेगा। क्योंकि ये देखिए, ये मतलब सीएए पे जो पिटिशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तैयारी हम लोग जब कर रहे थे तो हम सब यही बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में कितने सारे कल्चर्स को जगह मिली, उसके अंदर आके ऐसा नहीं कि वो कल्चर खो गया। हिंदुस्तान में जितने कल्चर आए, जितने वैल्यू सिस्टम आए, जितने रिलीजियस सिस्टम्स आए, वो इस इंद्रधनुष में और रंग जोड़ते गए, या अपने रंग इधर उधर, मतलब वो अपनी सबकी जगह बनती गई। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 60 साल से किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही हो। वो अकेला हिंदुस्तान के ही कंधों में इतनी शक्ति है, हिंदुस्तान के दिल में ही इतनी जगह है कि किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तिब्बत की हम सब जानते हैं, 60 साल हो गए, 60 साल से वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है। तो क्या बात करें हम कि हमारे देश का कल्चर या पेशेंस नहीं रखता या टॉलरेट नहीं करता। हमारे देश के कल्चर में तो टॉलरेंस और पेशेंस इतना भरा है कि कोई और कल्चर इसका कंपैरिजन ही नहीं कर सकता। और यही कारण है कि हमें विश्व गुरु बनना ही है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं, वो भारत का विश्व गुरु बनना भारत के लिए जरूरी नहीं है, वो दुनिया की सभ्यता के लिए और दुनिया की एग्जिस्टेंस के लिए विश्व गुरु भारत का बनना बहुत जरूरी है। और वो कल्चर भारत का जब फैलेगा सब तरफ, हर पेड़ की पूजा, हर नदी की पूजा, हर सूरज भगवान की पूजा, चांद की पूजा, हर प्रकृति के रिसोर्स की पूजा, तब हम अपने आप, हमें ये कन्वेंशंस करने की जरूरत नहीं होगी जो हम अपने माँ, अपनी नानी, दादी के जो पूजा पद्धति देखते आए हैं। तो हमें एनवायरमेंट को एज अ कॉज नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए एनवायरमेंट ऑलरेडी एक भगवान है। मैं एक गुड न्यूज शेयर करना चाहूंगी कल अपनी बात खत्म करने से पहले। जैसे आपने बोला सॉफ्ट पावर, और तो कोविड के टाइम में तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हम लेडीज को स्किल्स डेवलपमेंट देते हैं, स्किल स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी और इन सब में, और उसके बाद हम उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सहेली वुमन। तो आज हमारे लिए इतना खुशखबरी का दिन था कि वोग इंटरनेशनल ने हमारे गांव के और हमारी लेडीज के और हमारी डिजाइन्स के बारे में छापा है। जब वोग इंटरनेशनल में जब आता है तो ऑलमोस्ट दुनिया की सारी वोग फ्रांस, वोग इंडिया, वोग जर्मनी, सब जगह आता है। तो आज हमारे गांव की लेडीज का, एक लेडी जो हमारी है जो डिजाइन डेवलप करती है एम्ब्रॉयडरी में, वो उसका नाम शोभा हरिजन है, वो हरिजन कम्युनिटी है, और उसने झाड़ू छोड़ दिया और आज सेंटर की लीडर बनी हुई है। इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करती है, और उसका वोग में पिक्चर आना और उसका इंटरव्यू आना इतना बड़ा दिन है हमारे लिए। तो हाँ, हम लोग एक्चुअली वास्तव में इवन कोविड के टाइम में वी आर स्टिल हैव अ कैपेसिटी टू सर्व द वर्ल्ड, विच इज अनबिलीवेबल। अगर हम कपड़े भी बना रहे हैं, बट
कोविड भी चल रहा है, इस टाइम में हम सर्व भी कर रहे हैं, उनको कपड़े बना के भी भेज रहे हैं, सो दे कैन एक्चुअली एंजॉय देयर लाइफ एंड वी कैन अर्न अवर लाइवलीहुड। मेरे को लगता है कि ये वास्तव में कैपेसिटी इंडिया जैसी कंट्री में ही हो सकती है। धन्यवाद भगवान आपको बहुत सारी शक्ति दे और बहुत सारी एनर्जी दे। थैंक यू जी। आगे के संचालन के लिए मैं मोमल जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच का संचालन करें। धन्यवाद अरुण जी। सबसे पहले मैं ऐश्वर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी सब बातों में आपकी पॉजिटिविटी तो दिखती है। आपकी बातों में आपके परिवार, खासकर आपके माता जी की स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी हमेशा दिखती है, और आज तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी बातें डायरेक्टली हमको सुनने को मिल रही हैं, चाहे उनका पर्यावरण के प्रति प्यार हो और सारी चीजें, और आपकी पॉजिटिविटी और परफेक्ट बैलेंस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हम सब लोगों को बहुत इंस्पायर करता है कि हम लोग भी इस तरह के बैलेंस की तरफ बढ़े और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी पूरी तरह से निभाएं। तो आज इतनी सारा समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज की हमारी इस चर्चा में जो हमारा टॉपिक है भारतीय परिवार व्यवस्था, मानवता की अनुपम देन। हमारी इस टॉपिक ऐसा है कि सबके मन में सवाल भी हैं और बहुत सी बातें भी हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर भी करना चाहते हैं। तो समय की कुछ मर्यादा है, इसलिए आज की इस चर्चा को, आज वर्चुअल चर्चा को कुछ देर के लिए रोकेंगे, कुछ दिनों के लिए रोकेंगे। खत्म हो नहीं सकती चर्चा, आगे बढ़ती जाएगी, कड़ी जुड़ती जाएगी। पर आज की इस चर्चा को कंक्लूड करने के लिए मैं कुमार गौरव धवन जी का स्वागत करती हूँ। आप मूलतः रोपड़ पंजाब से हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं और आपने सीए एग्जामिनेशन में पूरे देश में प्रथम रैंक हासिल की थी। पूर्व में आप जीएसटी एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ जोन रहे हैं और वर्तमान में पीजीआई चंडीगढ़ में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। कुमार गौरव धवन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आप अपने विचार हम लोग के साथ साझा करें और आज की चर्चा आप ही के बात के साथ कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय कमलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे इस चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। मोमल जी का, अरुण जी का, जिन्होंने इस चर्चा को बहुत ही अच्छी तरह से संचालन किया। ऐश्वर्या जी का, जिन्होंने हर प्रश्न का बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर दिया और उनके हर उत्तर में उनका जो विधि का एक्सपीरियंस है वो भी बखूबी झलक रहा था। काफ़ी सारे प्रश्न मेरे लिए तो आउट ऑफ सिलेबस थे, बट उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर दिया, तो हम सबको बहुत बहुत उससे प्रेरणा भी मिली और आगे के लिए अपने, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं अपने देश के बारे में, बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। और अभी जो लास्ट में अभिव्यक्ति प्रकट की गई रांची के रहने वाली हमारी एक पार्टिसिपेंट की, उससे तो बहुत ही ज़्यादा जो देश प्रेम होता है उसके बारे में बहुत हमारी आगे बढ़ने की इच्छा प्रकट हुई। और इस अगर पूरी चर्चा को मैं अगर इसका निचोड़ करूं तो मैंने कुछ अपने नोट्स लिखे हैं इस चर्चा के दौरान, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगा। भारतीय परिवार व्यवस्था हमारे समाज का मानवता को दिया हुआ अनुपम उपहार है, जो न केवल व्यक्ति को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का उचित माध्यम है, बल्कि नई पीढ़ी में संस्कार निर्मित एवं गुण विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि वर्तमान में भोगवादी मनोवृत्ति एवं आत्मकेंद्रितता के बढ़ते प्रभाव के कारण हमारी परिवार रूपी मंगलमयी धरोहर बिखरती हुई प्रतीत हो रही है, जिसके फलस्वरूप समाज में आत्मकेंद्रित व कटुतापूर्ण व्यवहार, असीमित भोगवृत्ति व लालच, मानसिक तनाव, संबंध विच्छेद आदि बुराइयां बढ़ रही हैं। संयुक्त परिवार से एकल परिवार में परिवर्तित परिवारों में भावनात्मक संरक्षण के अभाव में नई पीढ़ी में एकाकीपन के कारण नशाखोरी, हिंसा, जघन्य अपराध तथा आत्महत्याएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच रही हैं। परिवार की सामाजिक सुरक्षा के अभाव में वृद्धाश्रमों में हो रही वृद्धि चिंताजनक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान में जीविकोपार्जन के लिए परिवार के सदस्य को देश विदेश जाना पड़ता है। फिर भी हम अपने दैनंदिन व्यवहार व आचरण से ये सुनिश्चित करें कि हमारा परिवार जीवन मूल्यों को पुष्ट करने वाला, संस्कारित व परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने वाला हो। परिवार व्यवस्था को जीवंत तथा संस्कार युक्त बनाए रखने के लिए परिवार की धुरी माँ एवं मातृशक्ति का सम्मान करने का स्वभाव परिवार के सभी सदस्यों में आना चाहिए।
परिवार के सदस्यों में अधिकारों की जगह कर्तव्यों पर चर्चा होनी चाहिए। प्रत्येक के कर्तव्य पालन में ही दूसरे के अधिकार निहित होने चाहिए। यह हमारा परम सौभाग्य है कि अभी भी हमारी पारिवारिक व्यवस्था बहुत मजबूत एवं संगठित है। यही एक कारण है कि हमारा भारत संगठित है और विश्व के लिए एक मिसाल बना हुआ है। पूरा विश्व भारत की पारिवारिक व्यवस्था को समझने में लगा हुआ है और भारतीय पारिवारिक मूल्यों को अपनाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। मेरा यही मानना है कि हम अपने बुजुर्गों का सत्कार करें, उनसे प्रेम से बात करें। वे हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल उनके पास बैठकर कुछ समय व्यतीत करें, जिससे न केवल उनका मन प्रफुल्लित होगा बल्कि आपकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जिन परिवारों में बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रहते हैं, वे एकल परिवार में पल रहे बच्चों से ज्यादा प्रबुद्ध, संस्कारी और भावनात्मक दृष्टि से मजबूत होते हैं और जीवन में ज्यादा कामयाब होते हैं। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करना चाहूंगा। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा हुआ है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ से जुड़ा हुआ है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। धन्यवाद। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।